बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 भारत ने 3-1 से गंवा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 3-1 से जीत ली है और लगभग 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज जीती है और ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई है। लेकिन आखिर पिछले 10 साल से ऐसा क्या था कि भारत इस सीरीज को जीत रहा था और इस बार भारत इस सीरीज को हार गया। अब इस सीरीज को हारने के बाद आखिर हमने क्या सीखा, टीम इंडिया को क्या सबक मिला, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस सीरीज में हमने क्या खोया और क्या पाया और अब इस सीरीज के बाद हमें क्या सोचने की जरूरत है, किस एरिया में काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैच के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं, मैं लगातार अपडेट आपको दे ही रहा हूं, वीडियोस आपने देखी ही हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि भारत ने पहली पारी में जहां 185 रन बनाए थे और वहीं से कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि हार की तैयारी शुरू हो चुकी है भारत की। लेकिन जब पहली पारी ऑस्ट्रेलिया की हुई तो उसमें भारत के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी कराई थी, लेकिन एक बार फिर से जब दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाजों की जरूरत थी थोड़े से रन बनाने की तो वो नहीं बना पाए और दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 161 का टारगेट दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से पूरा कर लिया और तीसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम करते हुए 3-1 से ये सीरीज जीत ली। लेकिन इस सीरीज के बाद अब शायद भारत ने कुछ सबक लिया होगा, टीम इंडिया और मैनेजमेंट ने कुछ सबक लिया होगा और वो सबक जो है वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर इस सीरीज में हमारे पास ऐसा क्या नहीं था जो पिछले 10 सालों में हमारे पास था कि हम लगातार जीत रहे थे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इस सीरीज में अगर कुछ मिसिंग था तो वो था दी वॉल, यानी कि एक दीवार। जी हां, पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पुजारा और रहाणे जैसे खिलाड़ी थे। पुजारा हर बार मैदान पर दीवार की तरह खड़े हो जाते थे। पुजारा ने बड़ी बड़ी पारियां भी खेली हैं, लेकिन मैदान पर टिक कर। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया से हम एक मैच हारने वाले थे तो तब ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़े हो गए थे पुजारा, जिन्होंने मैदान पर ऐसे डट कर मुकाबला किया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उनको बाउंसर्स मारे, उनके शरीर की तरफ गेंदें मारी, उनको कई बॉलें लगी भी, लेकिन उन्होंने वो मैच ड्रॉ करने के बाद ही सांस ली। पुजारा की वो पारियां शायद कोई नहीं भूल सकता। पुजारा से पहले हमारे पास दी वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ भी थे। लेकिन इस टीम इंडिया में अगर हमारे पास कुछ मिसिंग था तो वो था एक वॉल, एक दीवार की तरह डटने वाला खिलाड़ी। हालांकि शुभमन गिल और विराट कोहली ने वो कमी पूरा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद ये दोनों खिलाड़ी T20 भी खेलते हैं तो ये कहीं ना कहीं उस मोड में चले जाते हैं। तो इसलिए अब इस सीरीज के बाद कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट को अब ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा खिलाड़ी जो पुजारा की तरह वहां पर खड़े हो सके, राहुल द्रविड़ की तरह वहां पर डट सके और डट कर इनके तेज गेंदबाजों का मुकाबला कर सके और उनको थकाए। क्योंकि पुजारा जो है, हालांकि उन्होंने भी रिटायरमेंट नहीं ली, अगर वो इस सीरीज में होते तो शायद रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। वहीं दूसरी कमी जो इस सीरीज में रही वो थी तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहना। भारत की तेज गेंदबाजी में अगर देखें तो जसप्रीत बुमराह ने जहां 32 विकेटें ली हैं इस सीरीज में, तो बाकी जो गेंदबाज हैं वो उनके आसपास भी नहीं थे। वहीं मोहम्मद सिराज पर काफी भरोसा था, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसी गेंदबाजी नहीं की जिससे टीम इंडिया मैच जीत सके और पूरी सीरीज में हम बुमराह पर ही डिपेंड रहे और आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की आखिरी पारी में भारत के तेज गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए। हमने इस सीरीज में तीसरे गेंदबाज के तौर पर कभी आकाशदीप को ट्राई किया तो कभी प्रसिद्ध कृष्णा को तो कभी नीतीश रेड्डी से भी गेंदबाजी कराई गई, लेकिन बुमराह के अलावा कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा और यहां पर लोगों को मोहम्मद शमी की कमी पूरी तरह से खली और अगर बुमराह जैसा कोई एक और गेंदबाज होता तो शायद इस सीरीज का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। तीसरी कमी और सबक कह सकते हैं कि इस सीरीज से हमें यह मिला है कि जब आपके जो बल्लेबाज हैं वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो तो उनको शायद सीरीज खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले जो मैचेस हुए थे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ, वहीं से ऐसा दिख गया था कि भारत के बहुत सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में अपने आप को ड्रॉप करने का फैसला भी किया था। क्योंकि हमने देखा था कि चाहे वो शुभमन गिल हो या विराट कोहली हो या फिर रोहित शर्मा हो, ये खिलाड़ी लगातार रन नहीं बना रहे थे। तो ऐसे में इन सारे खिलाड़ियों को एक साथ टीम में खिलाने की जरूरत नहीं थी और हमने पहले मैच में देखा कि जहां
शुभमन गिल तो हालांकि इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन विराट कोहली ने वहां सेंचुरी बनाई तो बाकी सारे खिलाड़ी भी चले तो वो मैच हम जीते। लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा भी वापस आए तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं ऊपर से फ्लॉप होते रहे और नीचे के जो बैट्समैन थे उन पर प्रेशर आ गया, और जिसकी वजह से हम हमेशा ये मैच जो है हारते रहे और सीरीज इसी वजह से हम 3-1 से हारे हैं। यानी कि अगर आपके जो बैट्समैन जो है जो फ्लॉप चल रहे हैं उनको पूरी सीरीज खिलाने की जरूरत नहीं है, उनको बदल बदल कर खिलाना चाहिए। ये एक बड़ा सबक भी हमने इस सीरीज से सीखा है। इस सीरीज के बाद हमें एक सबक और भी मिला है कि रोहित शर्मा शायद टेस्ट के खिलाड़ी नहीं हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है टी20 से संन्यास लेकर, और शायद अब लोगों को लगता है कि उनको टी20 से नहीं बल्कि टेस्ट मैच से संन्यास लेना चाहिए था, क्योंकि वो टी20 और वनडे के खिलाड़ी हैं जिस तरह से वो खेलते हैं, क्योंकि मैदान पर टिक कर खेलना उनका काम नहीं है, उनका काम है रन बनाना, और वो उनको टी20 या फिर वनडे में ही हो सकता है उनके साथ। यानी कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जो है वो अपने आप को टेस्ट में सिद्ध नहीं कर पाए हैं, और शुरू से ही रोहित शर्मा पर टेस्ट खिलाड़ी के रूप में एक क्वेश्चन मार्क था, वो अभी भी बरकरार है। अब देखते हैं कि आगे जो टेस्ट मैचेस होंगे उनमें रोहित शर्मा खेलते हैं या फिर नहीं। हालांकि उन्होंने क्लियर किया है कि उन्होंने अभी रिटायरमेंट नहीं ली है, तो फिलहाल जो रोहित शर्मा है उन पर भी ये नजर रहेगी। वहीं भारत के लिए इस सीरीज में एक अच्छी खबर ये रही कि जो नीतीश कुमार रेड्डी हैं उनके रूप में भारत को एक ऑलराउंडर मिला है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने लगातार इस सीरीज में अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन बाकी जो बल्लेबाजों का फ्लॉप होना है वो इस सीरीज में हार का सबसे बड़ा कारण रहा है, और जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी का भी अच्छी गेंदबाजी न करना दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन अगर भारत के पास कोई टिकने वाला खिलाड़ी, पुजारा जैसे खिलाड़ी होता तो शायद नीतीश कुमार रेड्डी और भी बड़ी पारियां खेल सकते थे, क्योंकि हर बार वो लास्ट में गेंदबाजों के साथ तेज खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात रही कि भारत को नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में एक अच्छा ऑलराउंडर तो मिला है, लेकिन भारत को अब काम करना पड़ेगा सबसे पहले अपने तेज गेंदबाजों पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो तीनों तेज गेंदबाज थे वो हमेशा विकेटें लेते थे, वो हमेशा मिलजुल कर जो है एक टीम वर्क करते थे, जो कि भारत के तेज गेंदबाजी अटैक में मिसिंग था। तो अगर एंड में निष्कर्ष निकालें इस सीरीज को हारने का, तो वो यही कि भारत की जो बल्लेबाजी है वो लगातार फ्लॉप रही और गेंदबाजी में बुमराह के अलावा किसी ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस सीरीज के बाद अब टीम मैनेजमेंट क्या बड़े चेंजेस कर सकता है टेस्ट मैचेस के लिए, और क्या सबक इस सीरीज को हारने के बाद हमने सीखा है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।